क्लास आज के वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान में भूगोल की पाठ्यपुस्तक हमारा पर्यावरण के 8वें पाठ मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश को पढ़ेंगे। तो रेणुका बहुत उत्साहित है। उसके चाचा श्रीकांत 4 महीने के बाद घर में थे। वन्यजीव फोटोग्राफर बहुत यात्रा करते थे। बहुत सारी तस्वीरें उन्होंने खींची थी जो रेणुका को बहुत अच्छी लगती थी। तो ये कुछ विश्व के विभिन्न भागों के निवासी हैं, अलग अलग प्रकार के। तो कहते हैं कि रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को, जैसे शुष्क रेगिस्तान से बर्फीले प्रदेश और गर्म नम वर्षा वनों के लोगों को देख सकते हो। तो वो कहती है कि मुझसे कितना अलग है। तो कहते हैं देखने वाले अलग हो, लेकिन भोजन, कपड़ा और मकान जैसी मूल आवश्यकताएं हमारी सबकी एक सी हैं। और उनके बच्चे भी तुम्हारी तरह खेलते हैं, झगड़ते हैं, समझौता करते हैं और गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं, प्रकृति के करीब रहते हैं और जीवन की शुरुआत से ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। मछली पकड़ना, वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अमेज़न बेसिन के बारे में। तो ये कहता है, जब स्पेन के अन्वेषक जो खोज करता थे, उन्होंने इस नदी की खोज करी, अमेज़न नदी की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासी ने, वहीं के जो मूल निवासी थे, उन्होंने उन पर आक्रमण कर दिया। तो उन्होंने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी और उन्होंने यहाँ का नाम अमेज़न रख दिया। तो अमेज़न बेसिन देखिए, ये 0 डिग्री ये है, ये हमारा भूमध्य रेखा है और इससे 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं, कह रहा है। तो और अमेज़न नदी जो है वो उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है और अमेज़न नदी जो है इसी प्रदेश से बहकर बहती है। तो और ये यहाँ से देखिए पश्चिम में पर्वतों से निकलती है, पश्चिम में यहाँ से, और यहाँ से होते हुए अंध महासागर में गिरती है। तो जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग से बहती है। तो इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बताएं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा इक्वाडोर है और तो इस तरह से दक्षिणी अमेरिका है जो कि एक 7 महाद्वीपों में से एक है। अब है जलवायु। अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला और पूरे वर्ष यहाँ पर गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र, आर्द्र यानी नमी वाला होता है, जिसमें कुछ जैसे पसीना होता है पानी की मात्रा जैसी, और शरीर में सूखा नहीं होता जैसे गर्मी में होता है, और शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है, बहुत ज़्यादा नमी होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। देखिए सहायक नदियाँ होती हैं, छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदियाँ मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेज़न बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अब है वर्षावन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं, बहुत घने वन, इतने घने होते हैं कि पत्तियों और शाखाओं से छत जैसी बन जाती है और सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है क्योंकि सूखती नहीं है, तो नमी रहती है उसमें पानी की मात्रा। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ ऑर्किड एवं ब्रोमिलॉयड पैदा होते हैं। परजीवी यानी जो दूसरों पे जीवित रहते हैं, यानी दूसरे का सहारा लेकर जीवित रहते हैं। वर्षावन में प्राणी जाति की प्रचुरता है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती यानी पंखों वाले पक्षी एवं भोजन के लिए कड़ी पड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले पक्षियों से भिन्न होते हैं पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप यानी रेंगने वाली जो वो होती प्रजातियाँ होती हैं उनमें पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर और एनाकोंडा एवं बुआ कुछ ऐसी प्रजातियाँ। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या मछली जो है वो उसके समेत विभिन्न प्रजातियां भी इसमें पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। यह है टैपीर। और देखिए ब्रोमिलॉयड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में पानी को इकट्ठा रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए
करते हैं। अमेज़न वन इतने घने हैं, देखिए ज़मीन बिल्कुल। ज्योग्राफी जो एक चैनल है तो उसमें बहुत ज़्यादा उसमें दिखाया जाता है। वर्षावन के निवासी, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र के वन में कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं, नदियों में मछली पकड़ते हैं। महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं, मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली का शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन यानी काटना एवं जलाना कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। चींटियों की रानी एवं अंडकोश को भी ये खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसलें यानी जिनसे पैसा मिलता है वो भी यहाँ उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर है देखिए, कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर जमीन साफ करते, फिर इनको जलाते हैं, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़कर दूसरी जगह पर फिर साफ किया जाता है और इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। लोग फिर इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। अमेज़न बेसिन के लोगों का वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है और कई जगह पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक यानी कि पुराने तरीके से खेती करते रहे हैं। तो वहाँ से निकलना पड़ा जहाँ खेती करते थे। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का बहुत बड़ा भाग गायब होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है, सघन वन जो है बंजर भूमि में बदल जाते हैं। देखिए इस तरह से धीरे धीरे ये समाप्त हो जाते हैं। अब हमारे देश भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, तो गंगा जो है वो मुख्यतः उत्तराखंड से निकलते हुए उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल से बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत चीन से निकलते हुए अरुणाचल असम होते हुए नीचे आ जाती है, वो भी बंगाल की खाड़ी में। तो गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं, बहती हैं। तो एटलस की सहायता से ढूंढिए कुछ। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा। अब ये भारत का नक्शा है, इसमें दिखाया है ये गंगा का बेसिन है और इधर ये ब्रह्मपुत्र का। तो ब्रह्मपुत्र नदियाँ आ रही हैं बांग्लादेश से होती हुई यहाँ बंगाल की खाड़ी में चले जाती है। तो डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। मैदानी क्षेत्रों में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून के में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु गर्मी और शीत ऋतु में ठंड होती है। और भारत का मानचित्र देखिए, राज्य के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित हैं। तो ये देखिए उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश और इधर थोड़ा इलाका इन्होंने लिया है मध्य प्रदेश का, थोड़ा सा इधर राजस्थान का भी लग रहा है और थोड़ा इधर बिहार के बाद इधर छत्तीसगढ़ वगैरह होते हुए ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता होते हुए यहाँ से बंगाल की खाड़ी में चले जाती है। और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, ये असम का इलाका है और यहाँ से बांग्लादेश होते हुए यहाँ बंगाल की खाड़ी में चले जाती है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलकृति होती है, यानी जमीन की आकृति होती है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए विपरीत हैं, तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में के पर्वतीय क्षेत्र में लोग कम रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयोगी है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व दिया है देखिए 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, यानी एक किलोमीटर का जो वर्ग बनता है उसमें रहने वाले लोगों की संख्या।
तो चारों ओर खींच के यदि हम बनाएंगे इस तरह से पूरा, तो उसके अंदर जितने लोग रह रहे हैं वो जनसंख्या घनत्व है। तो उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 और बिहार का 1102। तो मैदानों की जो मिट्टी होती है उपजाऊ होती है और जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध होती है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, इसलिए उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा हैं। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी दिखते हैं। पश्चिम बंगाल, असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क यानी कि रेशम के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का रेशम का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। वेदिका यानी कि सीढ़ी जैसी। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट, डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन होते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। शंकुधारी यानी कि जिनमें कोन जैसा बनता है। बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरन एवं बंदर आदि सामान्य रूप से दिखते हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के सांप, जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव जैसे रोहू मछली, कतला एवं हिल्सा मछलियाँ जो सबसे लोकप्रिय प्रजातियाँ हैं। मछली चावल इस क्षेत्र का बहुत मुख्य आहार है। अभी वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता यानी पानी जो है वो तेज़ी से न बहे, इसके लिए। तो ये गैंडा और ये तो ये फिर झील जो है जीविका का कैसे साधन हो सकता है यहाँ पर दिया गया है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलावण यानी मीठे जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति जल की शुद्धता का पता चलता है, यानी कि जो जल शुद्ध होता है वहीं वो रहती है। और रसायनों केमिकल की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित यानी उनको पानी को शुद्ध करके जो नहीं निकाला जाता है, तो औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। तो मछली के लिए वो देखिए उसने क्या क्या वहाँ पे किया है। उसने मछली पालन भी किया है, वो फसल भी पूरा है वहाँ पे, और इस तरह से झील से वो काफ़ी आजीविका कमा रहा है। तो सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। अभी वाराणसी है, यहाँ पे वाराणसी शहर गंगा के तट पे, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों में गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता, जिससे नदी प्रदूषित होती है। तो गंगा नदी के संरक्षण के लिए भी नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है, तो जिससे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग, रेल मार्ग द्वारा और नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग के द्वारा लोग यातायात को अपनाते हैं। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित महत्वपूर्ण पत्तन आदि बंदरगाह, वहाँ पर जहाज जाके रुकते पानी के जो होते हैं। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। हवाई यानी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर वाले। पर्यटन इस बेसिन की महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश में बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभय वन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। उसके बाद ये प्रश्न है जिसे आप पाठ पढ़कर कर सकते हैं। और ये एक क्रियाकलाप है जिसमें आप देख सकते हैं कि पेड़ों के विनाश करने से मृदा जो मिट्टी है वो कैसे प्रभावित हो रही है।